आज हम 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति के कारणों को समझेंगे कि 1917 में जो रूस में क्रांति हुई उसके क्या क्या कारण थे और वो कारण कितने जिम्मेदार रहे। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा कि अमेरिका में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति होती है और जो स्थितियां वहाँ पर देखने को मिली, कुछ परिस्थितियां वैसी यहाँ रूस में भी दिखाई देती हैं। जैसे कि किसानों का शोषण, मजदूरों की दयनीय दशा और बौद्धिक जागृति और विभिन्न विद्वानों के विचारों का प्रचार प्रसार, तकनीकी विकास, तो ये इसी तरह के हमें और शासन वर्ग की निरंकुशता, तो इस प्रकार के कारण हमें रूसी क्रांति में भी देखने को मिलते हैं कि जिनके कारण रूस में असंतोष वर्ग के लोगों ने, असंतोष जनता ने इस क्रांति को करने के लिए वो प्रेरित हुए। तो रूसी क्रांति के कारणों में कौन कौन से कारण थे उनको हम देखेंगे। रूसी क्रांति के कारण नंबर 1, जारशाही की निरंकुशता। जारशाही मतलब रूस में जो शासन था वो एक तरह से दैवी सिद्धांत पर आधारित था और शासन का निरंकुशता थी, मतलब राजा ही सब कुछ है। यानी रूस में जार, राजा को जार कहते हैं, तो जार ही सब कुछ है और जार की जो इच्छा है वही अंतिम इच्छा है, उसकी आज्ञा ही सबसे बड़ी आज्ञा है और उसके विरुद्ध किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं। ये रूस में भी देखने को मिलता है। ये पहला कारण। सामाजिक असमानता थी रूस में, जो दूसरा कारण है। किसानों की दयनीय स्थिति, जो हमने और देशों में भी देखी, अमेरिका और फ्रांस में भी ये देखने को मिलता है। मजदूर वर्ग में असंतोष, जैसे कि मजदूर वर्ग में असंतोष क्यों हुआ, जैसे कि कारखानों और मिल मालिकों के द्वारा मजदूरों का शोषण। इसके बाद जार की रूसीकरण की नीति, इसमें ये था कि मतलब जो अल्पसंख्यक थे उनका क्या किया गया, उनको नजरअंदाज किया गया। जार निकोलस की अयोग्यता, तो जार निकोलस की अयोग्यता का क्या कारण है। जार निकोलस जो कि स्वयं इतना योग्य नहीं था और उसका दूसरे लोगों का अत्यधिक प्रभाव आसानी से हो जाता था। इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी कारण थे। रूस में बौद्धिक क्रांति, समाजवाद का विकास, रूसी नौकरशाही की योग्यता, तो ये इसके प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण है जारशाही की निरंकुशता। जारशाही की निरंकुशता में जार अलेक्जेंडर प्रथम समय से ही रूस में जार स्वेच्छाचारी शासन एवं देवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही वहाँ पर निरंकुश शासन का स्वरूप देखने को मिलता है और दैवी सिद्धांत, जैसा कि हमने पहले बताया कि राजा की, जार की इच्छा ही सर्वोपरि, बाकी जनता उसकी आज्ञा को पालन करेगी। शासन की संपूर्ण शक्ति सम्राट में ही निहित थी, मतलब अंतिम जो सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट, सेनाओं का सेनापति सम्राट, और सम्राट को सारे अधिकार थे, वो कोई सा भी निर्णय ले सकता है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं। जार निकोलस द्वितीय ने भी कठोर दमनकारी नीति अपनाई। निकोलस द्वितीय जब शासक बना तो उसने भी उदारता का व्यवहार नहीं किया, बल्कि दमनात्मक नीति अपनाई। अपने विरोधियों को कुचलने में वो कभी पीछे नहीं रहा। इसके रूस के नागरिकों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें आज़ादी नहीं थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, ना किसी का विरोध, किसी बात का विरोध करने की, जिससे कि जनता वहाँ की नाराज थी। जनता स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध इसीलिए हो गई और इसी का परिणाम देखने को मिला 1917 की रूसी क्रांति के रूप में। दूसरा है सामाजिक असमानता। तो रूस में सामाजिक असमानता भी विद्यमान थी। 1789 ईस्वी में जिस प्रकार
फ्रांस में सामाजिक असमानता थी, ऐसी स्थिति रूस में भी थी, यानी रूस में भी सामाजिक भेदभाव था और आर्थिक रूप से भी काफ़ी असमानता थी। तो ऐसी स्थिति यहाँ रूस में भी देखने को मिलती है। रूसी समाज था वो दो वर्गों में विभक्त हो गया था। दो वर्ग कौन से थे? नंबर 1 वर्ग था अधिकार युक्त वर्ग। पहला वर्ग कौन सा? अधिकार युक्त वर्ग। नंबर 2 है अधिकार विहीन वर्ग। ऐसा वर्ग जिसके पास सारे अधिकार, और एक दूसरा वर्ग था जिसके हाथ में कोई अधिकार नहीं, मतलब अधिकारों से मुक्त, एक तरह से उसके पास कोई अधिकार नहीं। अधिकार युक्त वर्ग में सम्राट का कृपा पात्र कुलीन वर्ग था, मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ऐसे वर्ग थे जिस पर सम्राट की सदैव कृपा बनी रहती थी और इनके पास अपार संपत्ति भी होती थी जिसका ये अपने भोग विलासी जीवन में इस्तेमाल करते थे और आम जनता का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता था। जब इसकी शिकायत सम्राट से होती थी तो सम्राट इसकी उपेक्षा करता था और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता था। तो रूसी समाज कितने वर्गों में विभाजित हो गया था? 2 वर्गों में, अधिकार युक्त वर्ग, अधिकार विहीन वर्ग। तो अधिकार विहीन वर्ग जो था वो एक तरह से दयनीय अवस्था में था और उनकी जो समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था। सम्राट भी था, वो भी अधिकार युक्त वर्ग की बातों को ज़्यादा ध्यान देता था। तो ये दूसरा कारण। इसके बाद तीसरा कारण था किसानों की दयनीय स्थिति। तो किसान जो कि पहले से ही परेशान, कृषक दासों की मुक्ति के बाद भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। लगभग 1/3 किसान भूमिहीन बने रहे, यानी ऐसे भी किसानों का वर्ग था जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी। वो दूसरी भूमि पर काम करते, कभी भी उनको बेदखल कर दिया जाता और किसानों का जो जीवन था वो फसलों यानी अपनी जो भी वो कृषि कार्य कर रहे थे उसी पे डिपेंड था। तो ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती थी। तो इसलिए 1/3 किसान भूमि बने रहे और जमींदारों ने उनका शोषण किया। जमींदार कभी भी चाहते तो उनका जो भूमि थी उसका अधिग्रहण कर लेते, उन्हें भूमि से बेदखल कर देते, बाकी उनसे कार्य ज़्यादा कराते और उन्हें कम अनाज दिया जाता, बेगारी भी कराई जाती। तो जमींदार वर्ग द्वारा यहाँ पर किसानों की स्थिति दयनीय बना दी जाती है और किसानों की जो आपातकाल जैसे अकाल महामारी के समय भी कोई विशेष शासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं होना, ये भी किसानों की दयनीय दशा का कारण बनती है। जब किसानों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाती है और प्रशासन द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसके बाद किसान भी इस क्रांति में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 4, मजदूर वर्ग में असंतोष। मजदूर वर्ग में असंतोष हमने पहले भी देखा, फ्रांस में भी और अमेरिका में भी, क्योंकि मजदूरों जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े बड़े उद्योग लगे और उपराष्ट्रवाद ने भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद ने भी। तो मजदूरों से काफ़ी समय तक 24 घंटे काम कराना, 48 घंटे काम कराना और उन्हें कम वेतन देना, इसके अतिरिक्त उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं, उन्हें एकदम तुरंत उद्योग से निकाल देना। ऐसी स्थिति में मजदूरों की स्थिति रूस में भी देखने को मिलती है। इसीलिए मजदूर जो रूस में थे वो एक तरह से उनके अंदर असंतोष बढ़ता गया। जब यूरोप में इस प्रकार की मांग उठने लगी और ये बात सामने आई कि मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए तो रूस में भी मजदूर वर्ग था वो एकजुट होने लगा और इस वर्ग में जो असंतोष व्याप्ता वो क्रांति के रूप में उनका गुस्सा फूट पड़ा। तो रूसी क्रांति में मजदूर वर्ग में असंतोष भी महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, जार की रूसीकरण की नीति। तो जो जार रूस में अनेक असंख्य जातियां निवास करती थी और रूसी साम्राज्य के अधीन में पराधीनता का अनुभव करती थी। तो जो जार था वो रूसी लोगों को ज़्यादा मतलब महत्वता देता और जो असंख्य जातियां थी उनकी उपेक्षा की जाती, जिससे क्या कि वो अपने आप को
गुलाम महसूस करते। 1863 ईस्वी में पोलैंड ने रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए कठोर दमनकारी नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई? दमनकारी। इसी प्रकार आर्मेनियन का भी दमन किया गया और यहूदियों की सामूहिक हत्याएं भी कराई गई। तो जार की जो रूसीकरण नीति थी, तो जार ये चाहता था कि रूस के लोग कोई सारी सुविधाएं दी जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। जो अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे उन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि उनके अंदर असंतोष व्याप्त हुआ और उनका दमन करना, उनकी हत्या कराना, ये जार की जो नीति थी, इससे जनता में और अधिक असंतोष बढ़ता गया और रूसी क्रांति में ये रूस की जार की रूसीकरण की नीति सहायक सिद्ध हुई। इसके बाद है जार निकोलस की अयोग्यता। तो जार निकोलस के अंदर बौद्धिक क्षमता की कमी थी। जार निकोलस को कोई भी साधारण व्यक्ति भी प्रभावित कर देता था। इसके अतिरिक्त उस पर उसकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा का बहुत अधिक प्रभाव था। उसकी पत्नी स्वयं निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन की समर्थक थी और उसे विश्वास करती थी। जार निकोलस द्वितीय के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में सम्राट और महारानी पर रासपुटिन, ये रासपुटिन नामक कुख्यात साधु का प्रभाव हो जाता है, क्योंकि जार निकोलस स्वयं इतना तो योग्य नहीं था, तो उस पर अलेक्जेंड्रा पत्नी का प्रभाव, लेकिन बाद में रासपुटिन नामक कुख्यात साधु का प्रभाव हो जाना, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन बाद में रासपुटिन जो था उसका लोगों द्वारा, रूसी लोगों द्वारा विरोध होता है और विरोधियों ने रासपुटिन की 1916 में हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार रासपुटिन का अंत होता है। लेकिन जार निकोलस अपने किसी भी ऐसे निर्णय से जनता को संतुष्ट नहीं कर पाया जिससे कि उसके कार्यों की प्रशंसा हो सके, और इस प्रकार बाद में हम देखते हैं 1917 में रूसी क्रांति के रूप में जनता का जो एक तरह से क्रोध था वो दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट है रूस में बौद्धिक क्रांति। फ्रांस की भांति रूस में भी 1917 की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी। रूस में बौद्धिक क्रांति और फ्रांस की भांति रूस में भी 1917 की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी। जार ने उदारवादी विचारों के प्रसार पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। तो जार नहीं चाहता था कि क्रांतिकारी विचारधाराओं का बढ़ावा मिले, उदारवादी विचारधाराओं का प्रसार हो, और इसको रोकने का उसने पूरा तो प्रयास किया, लेकिन वह रोक नहीं पाया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। रूस का मध्यम वर्ग पश्चिमी विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। जो रूस की मिडिल क्लास थी वो इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि जो बौद्धिक वर्ग का विचारधारा और उदारवादी विचारक थे उनसे मिडिल क्लास काफ़ी प्रभावित होती है। और जिसमें हम देखते हैं कौन कौन से विचारक थे पश्चिमी विचारकों में, तो लियो टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव तथा दोस्तोयेव्स्की, इनका प्रभाव रूस में बहुत व्यापक बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। के उपन्यासों ने रूस की शिक्षित जनता को अत्यधिक प्रभावित किया। तो ये इनके उपन्यास थे टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव और दोस्तोयेव्स्की के। इन्होंने, इनके उपन्यासों ने रूस की जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया और क्रांति की ज्वाला को आगे मतलब और अधिक भड़काने का काम किया। तो इस प्रकार से रूस में बौद्धिक क्रांति भी रूसी क्रांति का कारण मानी जा सकती है। इसके बाद समाजवाद का विकास। तो 1860 ईस्वी के बाद किसानों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को आधार बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के समर्थकों को नारोदनिकी, मतलब 1860 ईस्वी में किसानों की दयनीय स्थिति को जब देखा तो कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को आधार बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन
आंदोलन के समर्थकों को क्या कहते थे? नारोदनकी, नारोदनकी कहा जाता था। वे चाहते थे कि किसानों को भूमि का स्वामी समझा जाए, मतलब किसानों के पास जो भूमि नहीं है या जो भूमि पे काम कर रहे हैं और उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, ऐसा ना हो, उनको उस भूमि का स्वामी बनाया जाए। 1903 ईस्वी में समाजवादी लोकतंत्र दल दो भागों में बट गया था। समाजवादी दल 1903 में कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। कौन था? लेनिन। और लेनिन ने ही अपनी भाषणों से, अपनी विचारधारा से रूसी लोगों को काफ़ी प्रभावित किया और रूसी क्रांति के रूप में 1917 में हमें देखने को मिलती है। रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। अब रूस में नौकरशाही को मतलब स्थापित करने में पीटर महान 1883 से 1721 ने शासन संचालित करने के लिए विशाल नौकरशाही का निर्माण किया था। नौकरशाही के कुछ पदाधिकारी कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे जो कभी नहीं चाहते थे कि उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, जनता का शासन हो, समाजवाद को बढ़ावा मिले। ये कभी नहीं चाहते थे क्योंकि कुलीन वर्ग को पता था कि यदि ऐसा होता है तो उनकी संपत्ति जब्त होगी और उनकी जो सुख सुविधाएं वो खत्म होगी और उनका जो भोग विलासी जीवन है वो भी नहीं रहेगा। इसीलिए कुलीन वर्ग हमेशा गलत सलाह और ऐसी सलाह देते थे अपने जो सम्राट को जिससे उनका हित बना रहे और सम्राट को भी लाभ हो। सम्राट का जो डर है वो प्रशासन का जो डर है वो जनता को सदैव भयभीत किए रहे। तो नौकरशाही के पदाधिकारी कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे जो स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे। जार निकोलस द्वितीय में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सके जो शासन को सही प्रकार से संचालित कर सके, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय जो कि हमने देखा कि उस पर किसका प्रभाव? उसकी पत्नी का ही प्रभाव था और वो स्वयं ऐसा डिसीजन नहीं कर पाता था कि वो क्या उचित है क्या अनुचित। और महारानी अलेक्जेंड्रा उसको अपने मतलब प्रभाव में इतना लिए रखती थी कि वो कोई सही कार्य करने के लिए कोई ऐसा डिसीजन लेने में वो अक्षम ही बना रहा है। और बाद में राष्ट्रपति ने और भी मतलब इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में रूसी क्रांति के कारणों के बारे में जाना। रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण, जैसे कि जारशाही की निरंकुशता, सामाजिक असमानता, किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूर वर्ग में असंतोष, जार की रूसीकरण की नीति, जार निकोलस की अयोग्यता, रूस में बौद्धिक क्रांति, समाजवाद का विकास और रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम रूसी क्रांति के परिणामों के बारे में जानेंगे और अन्य घटनाओं को समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।